वेलकम टू केएमबी स्टडीज। आज हम BEVAE आवर इन्वायरमेंटल स्टडीज का की बुक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैंने सबसे पहले ये नोट्स बनाए थे जो डायरेक्ट बुक में से बनाए थे। उसके बाद इन्हीं नोट्स में से मैंने और भी ज्यादा जो डिटेल्ड समरी है वो इस नोटबुक में बनाई थी। इसलिए आज मैं आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ और इसकी जो सीरीज है आज से स्टार्ट हो रही है। इसके हम वन बाय वन सारे के सारे जो चैप्टर है वो कवर करेंगे एक साथ। इसलिए आइए फिर पढ़ते हैं। तो ये है आवर इन्वायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर 1, आवर इन्वायरमेंट। ये है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें जो है हम बिल्कुल डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आवर इन्वायरमेंट चैप्टर का कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक है अबायोटिक इन्वायरमेंट और एक है बायोटिक इन्वायरमेंट। अबायोटिक इन्वायरमेंट जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि लाइट, रेस्पिरेशन, ह्यूमिडिटी एंड वाटर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, सीजनल चेंजेस, टोपोग्राफी। ये जो सारी की सारी चीज है वो लिविंग थिंग्स तो है नहीं। ये सारी की सारी जो चीज है वो नॉन लिविंग है, इसलिए इसको यहाँ पे बोला है अबायोटिक इन्वायरमेंट। फिर है बायोटिक इन्वायरमेंट। ये है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, पैरासाइट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर्स। ये जो सारी की सारी चीज है ये लिविंग थिंग्स है, इसलिए इनको बोला है बायोटिक इन्वायरमेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताते जाऊंगी कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या आप स्किप कर सकते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। दो प्रकार के इन्वायरमेंट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होते हैं जो हमारे शरीर की जो खाल है उसके जो बाहर का इन्वायरमेंट है सारा का सारा बॉडी के, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दैट आर एक्सटर्नल टू आवर बॉडी। ठीक है, यह है इंटरनल इन्वायरमेंट। इसका मतलब है जो भी हमारी बॉडी है उसके जो अंदरूनी पार्ट है, खून, बोन, ये सब जो है वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट है जो हमारे शरीर के अंदर है, और ये जो है वो एक्सटर्नल है। तो इसको सिर्फ रीड करना है। यह है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो है कम से कम 90% चांस है, ये जो है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो इनको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेते हैं। यह नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इसमें क्या है कि नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब जो नेचर से डायरेक्ट जो है वो नेचर ने अपनी जो चीजें हैं वो बनाई हुई है, जैसे ओशियन। ओशियन हमने खुद तो बनाई नहीं है। फिर है पॉन्ड्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। ये जो सारी सारी चीजें हैं वो हमने तो बनाई नहीं है। ये सारी सारी जो चीजें हैं वो नेचर ने हमें सारी सारी चीजें प्रोवाइड करी हैं, मतलब ये सारी सारी चीजें नेचर की हैं। फिर है ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट में है ऑर्चार्ड्स, प्लांटेशन, सेंचुरीज और पार्क्स। इसमें है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ह्यूमन ने उनको मॉडिफाई किया और उनकी अलग अलग चीजें बना दी। ये है ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट्स। फिर है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये है जो वो चीजें हैं जो हमने नेचर से सामान जो है थिंग्स जो है वो सबसे पहले ली और फिर उनको बना दिया, जैसे कि इंडस्ट्रीज, सिटीज, टाउन्स, क्रॉप फील्ड्स, आर्टिफिशियल लेक्स और डैम्स। ये जो है डायरेक्ट नेचर ने हमें तो नहीं दी, पर ये हमने नेचर की मदद से, मतलब जो भी इनके पास है उसकी वजह से हमने इनको बना दिया। तो यह है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके जो भी अलग अलग इनमें है वो हमें रखने चाहिए। फिर है इम्पोर्टेंट ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर लाइफ। इम्पोर्टेंस क्या है इन्वायरमेंट की हमारी लाइफ में? यह है गिव एयर, फूड, वाटर, शेल्टर, लैंड। यह जो इन्वायरमेंट है वो हमें फूड देती है, एयर देती है, वाटर, शेल्टर, लैंड सब कुछ देती है, ताकि हम जो अपनी लाइफ है उसको ढंग से परफॉर्म कर सकें। फिर है लैंड्स फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। लैंड देती है ताकि हम उस पे जो क्रॉप्स हैं उसको कल्टीवेट कर सकें। सोइल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। जो सोइल है वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और सोइल जो है वो इन्वायरमेंट में ही आती है। क्लाइमेट एंड शॉर्ट टर्म वेदर चेंजेस। क्लाइमेट और जो शॉर्ट टर्म वेदर है वो चेंजेस होते रहते हैं। एयर प्रोवाइड्स लिविंग फॉर ऑर्गेनिज्म। जो एयर है वो हमें लिविंग प्रोवाइड करवाती है, किनको? ऑर्गेनिजम्स को। एनवायरमेंट प्रोवाइड्स अस रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। जो इन्वायरमेंट है वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो हम चीजें हैं वो प्रोडक्ट कर सकें। सस्टेन ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ सिस्टम। लाइफ सिस्टम जो भी है हमारी उन सबको सस्टेन करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। जो भी वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। ट्रीज क्लीन द एयर। जो ट्रीज है वो क्लीन करती है एयर को। एनवायरमेंटल प्रोवाइड्स मेडिसिन। ये इन्वायरमेंट जो है वो मेडिसिन भी प्रोवाइड करवाता है। इम्प्रूव हेल्थ। इन्वायरमेंट में जाने से आपको पता ही होगा कि हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव भी हो जाती है।
ये जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, इनको सिर्फ हमें पढ़ लेना है क्योंकि इनसे काफी बार क्वेश्चन आते हैं। इनमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमें कोई भी चार जो चीजें हैं वो दे दी होती हैं और फिर ऊपर लिखा होता है कि ये बताइए कि इन्वायरमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस इनमें से है कोई एक, या फिर ये बताया होता है कि कौन से इन्वायरमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो इनमें से नहीं है। इसलिए ये भी हमें रीड कर लेना। फिर है 3 अप्रोचेस फॉर ह्यूमन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप्स। 3 अप्रोचेस हैं जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप्स को बताते हैं। ये है डेटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और इन्वायरमेंटलिज्म। ये जो है मैंने इसमें जो है वो थोड़े वैसे नोट्स बना रखे हैं, इसलिए इनके जो ब्रीफ नोट्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, ये इसमें है, ये आप सिर्फ आप इनको याद कर लीजिए। ये जो है वो मेन है। सबसे ज्यादा जो है वो ये जो अंडरलाइन करे हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये है डेटर्मिनिज्म। डेटर्मिनिज्म जो है वो डेवलप किया था जर्मन ज्योग्राफर ने। जर्मन ज्योग्राफर फ्रेडरिच रेटजेल जो है, उन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया और इसको एक्सपेंड किया था एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। फिर है ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म। इसको डेटर्मिनिज्म को इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म भी बोला जाता है। ये भी अंडरलाइन है। फिर है नेचर। इसमें इस अप्रोच में ये बताया जाता है कि नेचर कंट्रोल्स ह्यूमंस, जो नेचर है वो ह्यूमंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। फिर है पॉसिबिलिज्म। ये जो अप्रोच है वो फ्रेंच हिस्टोरियन लूसिन फेब्र इन्होंने दिया था, और इसको जो ये पॉसिबिलिज्म है इसको क्रिटिसिज्म ऑफ एनवायरमेंटल डेटर्मिनिज्म भी बोला जाता है, मतलब इससे उल्टा। इसमें बोला जाता है ह्यूमन इन्वायरमेंटल रिलेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें बोलते हैं कि ह्यूमन और इन्वायरमेंटल का जो रिलेशन है वो साइंस और टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस होता है। इन्वायरमेंटलिज्म। इसमें है कि म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। इसमें है कि दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स में और फिजिकल इन्वायरमेंट में। इसमें ह्यूमन इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर और इन्वायरमेंट। इसमें है कि जो ह्यूमन है वो इंटीग्रल पार्ट है नेचर और इन्वायरमेंट का। ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन है यही सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, बाकी सारा हमें सिर्फ पढ़ना है। पर जो ये है वो हमें याद रखना है कि डेटर्मिनिज्म में जर्मन ज्योग्राफर फ्रेडरिच रेटजेल ने लिखा था और आगे एक्सपेंड किया था इन्होंने। ऐसे इसमें यही करना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम ज्यादातर 99% जो है वो आता है एग्जाम में। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये एग्जाम में कम से कम इसका एक क्वेश्चन तो आता ही है। यह है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है उसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है। इसके बाद है रिपोर्ट वाज एन आउटकम ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ अ ग्रुप कंस्टिट्यूटेड बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCDE। ये जो है हमें याद रखना है। एंड चेयर्ड बाय नॉर्वे प्राइम मिनिस्टर ग्रो हरलैंड ब्रटलैंड। ये भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अंडरलाइन है वो जो है वो हमें याद करने हैं। इसका एक ना एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए। फिर है हरमन डेले, एन इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट रिफर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ऑक्सीमोरन। फिर है जो हरमन डेले थे वो इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑक्सीमोरन नाम से रिफर किया था। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है एक स्टेज और एक एडवांसमेंट। फिर है लॉन्ग डिबेट जो कि 1992 में हुई थी रायो समिट में। ये है 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल। फिर है इन 2015 यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच अचीव्ड द नेक्स्ट 15 ईयर्स। ये जो है वो बुक में आपको मिल जाएंगे इसकी। यह है कि 2015 में यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो बनाए थे कि जो ये है हम आगे जो 15 साल है उसमें ये अचीव करेंगे। 15 साल क्या हुए वो है 2016 और 2030। फिर है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन रायो 1992 एंड वर्ल्ड समिट एट जोन्सबर्ग 2002। जो यूएन की यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी रायो 1992 में और वर्ल्ड समिट हुई थी जोन्सबर्ग में 2002 में। ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इसका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है, इसलिए जो अंडरलाइन चीजें हैं वो आपको याद कर लेनी है। तो यह आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो हो गया। फिर हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।